तो भाई कल सहकारिता पर हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करना स्टार्ट किए थे, है ना? और अभी थोड़ा-सा उसी के बैकग्राउंड पे बात करेंगे। तो देखो क्या है इंसान का जो सफ़र रहा है ना, वो सहकारिता से ही चालू होता है और अंत में सहकारिता पे ही खत्म होता है, ठीक है? सहकारिता इंसान मिल-जुल के काम कर सकता है, अपनी विवेक शक्ति से काम कर सकता है, अपने खुद के हितों को ध्यान में रख के काम कर सकता है समूहबद्ध रूप से। इसलिए क्या है, आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, है ना? उनकी तादाद बेशुमार है। लेकिन तकनीक के क्षेत्र में, सभ्यता के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अगर किसी ने निर्माण किया है तो वो इंसान ही है। ठीक है? तो एक सहकारिता का जो भाव है वो इंसान के मन में शुरू से ही रहता है। आप समाजीकरण के चक्र को देखिए, समाजीकरण में आप देखेंगे कि हम एक बायोलॉजिकल एंटिटी के रूप में जन्म लेते हैं, एक जैविक इकाई के रूप में जन्म लेते हैं और समाजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया चलती है उसमें भी क्या है हमको सहयोग मिलता है सबसे पहले परिवार से, आस-पास के आस-पड़ोस से, ठीक है? क्योंकि भाई सीसीडी का टीवी का कैमरे का काम तो वही लोग करते हैं, है ना? और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अब अपनी जो भी है हरकतों को सामाजिक मानकों के अनुकूल करते हैं और यही क्या है समाजीकरण है। ठीक है? इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, जहाँ पर आपको मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा दी जाती है, विभिन्न धर्मों से रूबरू कराया जाता है, जीने का सलीका सिखाया जाता है, ठीक है? कॉलेज, संस्था ये सब कुछ है। तो कुल मिला के क्या देखोगे एक व्यक्तिशः अगर किसी इंसान के जीवन निर्माण की आप पूरी घटना देखोगे, है ना? उसके जैविक इकाई से ओके, सर स्लो पढ़ाएँ और ज़्यादा इंग्लिश का उपयोग ना करें। तो इंसान के जीवन में आप देखेंगे कि उसके जैविक इकाई से अच्छा ठीक है, इतना भी स्लो नहीं? ओके ठीक है, थोड़ा और पढ़ाते हैं। जैविक इकाई के जैविक इकाई से उसके सामाजिक प्राणी बनने में स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मैं खुद ब्लैक बोर्ड जैसा दिख रहा हूँ क्या? सामाजिक एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए आदमी इधर लिखे और पीठ में छपता जाए। ठीक है? इकाई ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है? पहले ही ठीक था, ओके चलिए। अब ये देखिए क्या है ऐसे ही समर्थन जुटा लेते हैं हम लोग। प्रशासन के आदमी हमको गेम खेलना आता देखिए हमको अब समर्थक भी मिल गए हमारे, पहले ही ठीक था। तो चलिए, वॉइस थोड़ा कम आ रहा है सर, और कितनी तेज बोलूं भाई? क्या आप तैयार है? हाउ इज द जोश? अब ठीक है? सर सिलेबस के टॉपिक बस कराइए। सर 3 दिन में कुछ नोट्स नहीं किए। अरे रुको तो सही, सब हो जाएगा। पहले मोटिवेट तो हो जाओ, है ना? पहले सफर पे चलने का हौसला तो बंधे, मजा तो आए। मजा आएगा तो समझ आएगा, है ना? तो पहले इंटरेस्ट तो लो। तो जब तक इंटरेस्ट एन्जॉय नहीं करोगे पढ़ाई को कुछ समझ नहीं आने वाला। और भैया मेरा तो ऐसे ही स्टाइल है, हँसते-खेलते पढ़ाई करवाता हूँ मैं, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा-सा मुझे अपने हिसाब से चलने दें भई, है ना? ओके, सब ठीक है सर। देखिए एक समर्थक और आ गए। थैंक यू वेरी मच। हाँ भई, चलिए। ठीक, चलिए, है ना? अब इनकी बातों को थोड़ा-सा दरकिनार करते हैं। तो जैविक इकाई से सामाजिक इकाई बनने की जो पूरी क्रिया है, उसमें हमने देखा हमको सहकार मिला, ठीक है? माता-पिता का सहयोग मिला, माता-पिता, परिवार के बुजुर्ग सब हमको सिखाते हैं। बुजुर्गों से हम क्या सीखते हैं? अनुशासन सीखते हैं, ठीक है? छोटे भाई-बहनों से हम नेतृत्व करना सीखते हैं। माँ-बाप जो है हमको तमीज़ और तहज़ीब सिखाते हैं, ठीक है? और पड़ोसियों के साथ हम सामंजस्य करना सीखते हैं। तो सभी का योगदान एक इंसान के बतौर हमको तैयार करने में होता है। आगे एक सामाजिक इकाई तो हम बन जाते हैं और बाद में हम देखते हैं हमारे जो शिक्षकगण हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो हमको क्या करते हैं एक शिक्षित मनुष्य में तब्दील करते हैं, शिक्षित मानव बनाते हैं हमको, ठीक है? और शिक्षित होने के साथ-साथ हमको कौशल प्रदान करते हैं और कौशल प्रदान करने के बाद हम बन जाते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मानव जो देश के लिए संसाधन के रूप में उत्पादों और सेवाओं का सृजन करता है। देश के काम आने लायक हमको बनाने में जितनी भी इकाइयाँ भूमिका निभाती हैं, उनमें एक सहकारिता आपको देखने को मिलती है। ठीक है? तो व्यक्ति निर्माण से लेके समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सहकार आप देखते हैं। ठीक है? आप पुराने पाषाण काल के चित्रों को देखिए, ठीक है? पुरा पाषाण काल के चित्रों को देखिए आप।
हर जगह पर आपको सहकारिता जो है मूर्त रूप में दिखाई देगी। वहाँ पर आप इंसान देखेंगे कि हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है तो समूहबद्ध होके कर रहा है और साथ में आप देखेंगे नृत्य कर रहा है तो समूहबद्ध होके कर रहा है। मतलब जीवन की चाहे कोई भी दशा हो, विषमता हो, चाहे खुशियाँ हो, चाहे गम हो, सभी क्या रहते हैं साथ मिलकर ही उसका एन्जॉयमेंट करते हैं, साथ मिलकर ही क्या करते हैं उन परिस्थितियों से निपटते हैं। तो सहकारिता की धारणा इतनी तो समझ आ रही है कि हमको काफ़ी प्राचीन है और हमेशा बने रहने वाली चीज़ है। ठीक है? अपनी सरकारी नौकरी की कहानी बता सकते हैं कि आपने अरे अभी नहीं भाई बाद में करेंगे। बाद में वो सब है ना, पहले सिलेबस कंप्लीट करें, फिर बाद में कहानी का सिलसिला चलता रहेगा। हाँ भाई चलिए ठीक है, सूरज जी है ना? तो अभी माफ़ी चाहूँगा पहले मुझे टॉपिक पे आना है ना? आपको थोड़ा-सा तारतम्यता से बाँधते हुए टॉपिक पे आना है, ठीक है? क्योंकि सीधे से अगर आ जाओ तो थोड़ा-सा बेजान टाइप की लगती है सब चीज़, सीधा एक्ट बता दूँ ये है वो, नहीं। अपन भाई किसी भी सब्जेक्ट को जीना चाहिए, मेरा ये मानना है क्योंकि जीवन में हमेशा काम आने वाला है। जीवन में आपको हमेशा काम आएगी ये चीज़, चाहे प्रशासन में रहें आप, चाहे अपने जीवन में रहें आप। जहाँ भी सहकारिता वर्ड आए, मैं चाहता हूँ कि इतना इनकल्केट हो जाए आपके मन में ये, कि आप बेधड़क इसके बारे में बता सकें और इसके बारे में आप जानने की इच्छा रखें, है ना? चलिए, तो कुल मिला के क्या है, आप देखेंगे कि समाज निर्माण हो, राष्ट्र निर्माण हो, सहकारिता की भूमिका होती है, ठीक है? आप अगर वैश्विक घटनाक्रम के आलोक में हम देखें, वैश्विक घटनाक्रम के आलोक में अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या है, इंसान क्या है एक सामाजिक सहकारिता का जीवन जीता आ रहा था। लेकिन इस सहकारिता पर कई मौके ऐसे भी आए जब उस पर आघात हुआ है, ठीक है? खासकर यूरोप में अगर हम देखें, ठीक है? यूरोप से चालू करते हुए भारत के परिदृश्य में आऊँगा मैं। यूरोप में अगर देखें तो हम 18वीं सदी में यहाँ पर क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में यहाँ पर होता है औद्योगिक क्रांति, ठीक है? कल मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था के 3 भाग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना? आरंभिक तौर पर जि दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्थाएँ थी, वो प्राथमिक अर्थव्यवस्थाएँ थी और बाद में क्या हुआ, उससे वो मूव करके जैसे ही क्रांति हुई, मशीनों का निर्माण हुआ और उसके बाद मूव करके द्वितीयक क्षेत्र की तरफ वो अग्रसर हुई और उस समय अनफॉर्च्यूनेटली हम गुलामी के दौर में जी रहे थे। तो भारत क्या है भारत में जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, उसको अंग्रेज़ों ने कभी पनपने ही नहीं दिया, ठीक है? भारत में इंडस्ट्रीज़ अगर पनपी भी तो उन सामानों की इंडस्ट्रीज़ पनपी, जो अंग्रेज़ों के निवेशवादी मानसिकता के अनुकूल थे। भई जैसे वो यहाँ पर ट्रेन चलाते थे, तो उसका छोटा-छोटा पार्ट्स लगना, कलपुर्जा लगना, तो उसमें इंग्लैंड से नहीं मँगाएँगे वो। तो भारत में क्या कर दिया स्टील फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दे दी कि भई चलो ठीक है, छोटे-छोटे पार्ट्स यहाँ पर बन जाए तो यहीं से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है? तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पनपी नहीं यहाँ पर, है ना? ख़ैर 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति वहाँ पर होती है और वहाँ पर आप देखोगे कि समाज जो है, जो पहले एक कृषक समुदाय ही था, अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो कृषक समुदाय था, वो उसमें एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम था मज़दूर, मज़दूर, ठीक है? और एक वर्ग बना जिसका नाम था पूंजीपति जो शुरू से पहले से ही था, ठीक है? जिसके पास उत्पादन के सभी साधन होते वो कहलाता पूंजीपति, है ना? तो पूंजीपति वर्ग तो शुरू से था। लोगों की बड़ी-बड़ी ज़मीनें थी और उसमें वो काश्तकार रख के काम करवाया करते थे, वो तो था ही पहले से। लेकिन कृषकों के बाद अब एक और नया वर्ग उभरा जिसका नाम था मज़दूर, ठीक है? जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी। आरंभिक तौर पे तो ये अच्छा था कि भाई कृषि नहीं कर रहे हो तो चलो आपको एक अल्टरनेट मिल गया, आप उद्योग में जाके काम कर सको। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये जो मज़दूर थे इनका शोषण किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा क्योंकि क्या है जैसे-जैसे औद्योगिक उत्पादों की माँग बढ़ी दुनिया भर में और जैसे आपको पता है अफ्रीका और भारत बड़े बाज़ार हुआ करते थे, तो दिन-रात फैक्ट्री का प्रोडक्शन चलता था, खासकर कपड़ा उद्योग जो था, है ना? और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा था और कपड़ा उद्योग जो है बहुत ज़्यादा क्या है लेबर ओरिएंटेड उद्योग है, बहुत ज़्यादा कामगारों की यहाँ पर माँग होती है, मशीनों को निरंतर चलाने की ज़रूरत होती है, ठीक है? माँग के अनुरूप सप्लाई जो है कम थी, तो इसलिए क्या है जो मज़दूर थे, वो बड़े ही जो मज़दूर थे, वो बड़े ही क्या है दयनीय स्थिति में धीरे-धीरे करके पहुँचते जा रहे थे। काम के घंटों का बेतरतीब चलना, ठीक है? और इसके अलावा क्या हुआ था कि अभी तक क्या थे जो आबादी गाँवों तक सिमटी हुई थी, अब यहाँ पर एक नई चीज़ बन गई थी शहर, शहर और इन शहरों में क्या है खचाखच भीड़ बढ़ने लगी और वहाँ पर गंदगी से लेके हर चीज़ फैलने लगी। तो इनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ मज़दूरों का, ठीक है? तो इनकी स्थिति दयनीय हो गई और यहाँ पर आप एक व्यक्ति का नाम सुनेंगे जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। नाम सुना आपने?
कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। देखिए, दुनिया को देखने के ना कई तरीके होते हैं। हर किसी का अपना एक दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है। भाई जैसे क्या है, आप दुनिया को ऐसा देख सकते हो कि भाई एक सरकार है, हम प्रजा हैं, है ना? एक हमारा देश है, ठीक है? और हमारी एक संप्रभुता है, इस रूप में आप राज्य को देख सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, राज्य नहीं देखते हैं, वो सिर्फ़ देखते हैं इंसान और दूसरा इंसान, और उसमें से वो एक को मान लेते हैं शोषक और दूसरे को मान लेते हैं शोषित, ठीक है? तो जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने दुनिया को 2 भागों में बाँट के देखा। एक तो ऐसे लोग जो शोषित थे और दूसरे का कौन थे? शोषक थे, ठीक है? तो शोषक कौन? तो शोषक शोषक भाई आपके ये पूंजीपति लोग, इन्होंने बोला ये पूंजीपति जो हैं, ये लोगों का शोषण करते हैं और ये जो शोषित लोग हैं, इन्हीं के कंधों पर खड़े होके ये आज बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा थी, ठीक है? अब शोषित में दुनिया का कोई भी आदमी हो सकता है, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे भारत का हो, चाहे कहीं का भी हो। सीमाएँ उसमें महत्व नहीं रखती, नस्ल उसमें महत्व नहीं रखता, उसमें महत्व रखता तो केवल और केवल मानव, जो शोषित है, और दूसरा मानव जो शोषण कर रहा है, ठीक है? तो यहीं से मार्क्सवादी विचारधारा फिर आगे चल के माओवादी विचारधारा पनपी, ठीक है? यहीं से समाजवाद की अवधारणा आई, वो सारी अलग बातें। कुल मिला के अब ये हुआ कि भाई ये जो शोषित वर्ग है ना? इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, इनकी बात करनी पड़ेगी, ठीक है? और इनको इनके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनके जीवन में जो प्रगति है, उन्नति है, आर्थिक आत्मनिर्भरता वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। इनको किसी के सहारे ना रहना पड़े। भाई सरकार के आगे आप कितना हाथ फैलाओगे? सरकार भी क्या है, वहाँ पर यूरोप में ऐसा होता था कि सरकार में भी उन्हीं लोगों को जगह मिलती थी जो कैपिटलिस्ट होते थे, आपको पता होगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर हाउस ऑफ जो आपका कॉमन्स है और एक आपका कैपिटलिस्ट लोगों का जो क्लास है ना? ज़्यादा टैक्स पे करने वालों को ही वहाँ पर वोटिंग राइट्स मिलता था, समझ लीजिए। आज भी वही स्थिति है। तो भाई कैपिटलिस्ट लोगों की ही सरकार है, आप उनसे कितना माँगोगे? ठीक है? और वो आपको क्या ही दे देंगे? देना होता तो पहले दे देते। तो अगर आपको कल्याण भी करेंगे तो क्या होगा? उसमें अपना स्वार्थ निहित होगा उनका। उनकी पूँजीवादी मानसिकता से वो कभी बाहर नहीं आ पाएँगे। तो क्या ऐसा करें कि भई हम प्रगति कर सकें? तो 2 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। या तो भई हथियार उठा लो, जैसा माओवाद ने बोला, माओ ने कहा, माओ त्से-तुंग जो चाइना में था, कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। बंदूक उठा लो, जो आज ऊपर हैं उनको नीचे कर डालो। और दूसरा रास्ता ये निकलता है कि भई जो छोटे हैं उनको ऐसी परिस्थितियाँ दो, जिससे वो क्या कर सकें, खुद पनप सकें और उन बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों की बराबरी कर सकें। ये समाजवाद की अवधारणा है, ठीक है? तो एक सिरे में समाजवाद गया, जो लोगों को मौका देने की बात करता था ताकि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सके, ठीक है? और दूसरा क्या था, एक ऐसा था कि भई नहीं, जो शोषक हैं उनको सीधा से क्या करो, खत्म ही कर दो, ठीक है? तो वो उससे क्या हुआ, एक नेगेटिव अवधारणा आई, एक विध्वंसात्मक अवधारणा आई जिसको हम नक्सलवाद के रूप में आज भी झेल रहे हैं, अलगाववाद के रूप में हम झेल रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसके बीच का एक और रास्ता भी आया था, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं, सहकारवाद कहते हैं। सहकारवाद, ये दोनों के बीच में खड़ी हुई अवधारणा है। एक तरफ क्या है आपका, क्या बताया आपको मैं? हाँ, जो आपका साम्यवादी अवधारणा है। साम्यवाद माओ त्से-तुंग ने दिया था, कार्ल मार्क्स से ही निकले हैं ये। तीनों की अवधारणा वही है। एक साम्यवाद की तरफ ले गया, भई जैसे मैं आपको आपको कोई ज्ञान दे, तो आप उसके नेगेटिव अर्थ भी निकाल सकते हैं और कोई पॉजिटिव अर्थ भी निकालता है, और कोई मध्यम मार्ग अपनाता है गौतम बुद्ध की तरह। तो एक साम्यवाद की तरफ गया जिसको हम बोलते हैं कम्युनिज़्म, ठीक है? और इसी के अनुयायी कौन है? नक्सलाइट जो होते हैं, अलगाववादी विचारधारा के लोग इसी के अनुयायी होते हैं। दूसरा होता है आपका आपका समाजवाद, जिसको हमने अपनाया हुआ है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य है, समाजवाद। ये क्या करता है? मौके देने की बात करता है। समाजवाद में क्या है? रॉबिन हुड टाइप का काम यहाँ भी होता है, लेकिन सिर्फ रॉबिन हुड टाइप का काम नहीं होता। रॉबिन हुड समझते हो ना क्या होता है? क्या होता है रॉबिन हुड? अरे! अमीरों से लेके गरीबों को देना। अमीरों से एक्सेसिव जो है उसको लेके गरीबों में बाँटना। यहाँ पर सिर्फ यही होता है और यहाँ पर ये भी होता है, दोनों में फ़र्क है। समाजवाद में क्या होगा आपका? देखिए समाजवाद को समझेंगे तब सहकारवाद को आप अच्छे से समझ पाएँगे, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट कर रहा हूँ और यही जाके आपके पूरे अध्ययन को संपूर्ण बनाएगा, ठीक है? समाजवाद जो है आपका, है ना?
इसमें क्या है आप देखते होंगे इनकम टैक्स की व्यवस्था है। इसमें क्या होता है? इसमें भी तो वही चीज़ होती है कि जो अमीर है उनसे लिया जाए, एक टैक्स स्लैब बना दिया भाई उससे ज़्यादा अगर कमाओगे तो आपको टैक्स देना होगा, फिर वो जन कल्याण में काम आएगा, उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। भाई सड़क में अगर लाइट लगेगी, है ना? ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होगी, सड़क को ऐसा खोद देंगे अपन कि पानी स पानी भर जाए, ठीक है? जिसमें आप सीधा डूब के सीधा आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। तो भाई ये भी है। ऐसी और क्या सरकार चाहिए जो आपका सीधा आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दे। तो ये भी है। तो सबको फ़ायदा होगा उससे। भाई जीवन झंझट है, डूब मरो साले को, बह रहा दरिया। मुझे 1 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। दैट्स व्हाई लेट हो गई क्लास, ठीक है? अरे यार! ये मेरे पीछे पड़ा है भाई। भाई मेरे जीवन में इंटरेस्ट मत लो यार। आपके सामने एक उज्जवल भविष्य है। हम तो देखो ऊपर सर से पैर तक काले ही काले हैं, है ना? हम तो अमावस की काली रात हैं, आप पूर्णिमा का चाँद बनो। है ना? चलिए, दिल को छोड़ के बाकी है ना, पूरे लोहे के बने हो प्रतीत होते हैं हम लोग। तो क्या है आपका इनकम टैक्स है भाई उसमें ही वही है कि भाई जुडिशियस वे पे लो और जन कल्याण के लिए उसको उपयोग में लाओ। गरीबों के लिए, वंचित वर्ग के लिए आप व्यवस्था करो, ठीक है? ये सब कुछ है, राइट? अब इसके बीच में एक व्यवस्था आती है सहकारवाद की जिसमें क्या है पूरा फ़ोकस किया जाता है कि भाई जो ये ग्रुप है जिनके लिए आप सरकारी डिपेंडेंसी इनकी बना रहे हो, है ना? जितने भी वंचित वर्ग हैं, जितने भी महिला हैं, जिन जो हमेशा क्या रहे हैं, शोषित रहे हैं शुरू से, उनको क्या करो आप ऐसा माहौल दो, जिससे वो क्या कर सकें, ऐसी मशीन लगाएँ कि इधर से आलू डालें और उधर से सोना निकले। चिप्स नहीं, सोना निकलता है। ठीक है? ठीक है? तो भाई ये जो मशीन लगेगी वो क्या होगा, इसमें सबका योगदान रहेगा। ठीक है? आलू डालने से लेके सोना निकलने तक सबका योगदान रहेगा और यही क्या है, सहकारिता है। ठीक है? सहकारी मूल्य है ये, ठीक है? और इसके अंतर्गत ये किया गया है कि भाई सम्मान का जो जीवन है, आत्मनिर्भरता का जो जीवन है, वो सभी वर्गों को सुलभ हो सके। ठीक है? सभी वर्गों को सुलभ हो सके। तो आप देखेंगे ये सारी अवधारणा निकल के सामने आती है। ठीक है? भारत के परिदृश्य में अगर हम बात करें, तो भारत में भी क्या है, एक शुरू से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी रही है ना? छत्तीसगढ़ में आप देख लो 20,000 से ज़्यादा गाँव हैं। और पूरे भारत में आप देखोगे गांधी जी ने कहा ही है कि हमारा जो देश की आत्मा वो गाँवों में ही बसती है। और गाँव में आप देखोगे कि जो कृषि कर्म है, वो एक लेबर इंटेंसिव जॉब होता है। सभी मिल-जुल के काम करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि गाँवों में जो आपको आत्मीयता दिखाई देती है, वो शहरों में दिखाई नहीं देती। एक फ्लैट के बगल में दूसरा कौन रहता है, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन गाँवों में वो स्थिति नहीं है, है ना? गाँवों में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पूरे खानदान का ब्यौरा बता देगा आपको। है ना? कौन किसका दादा है, कौन किसका चाचा है, कौन किसकी लड़की कहाँ ब्याह के गई है, कौन से उस गाँव के किस मोहल्ले में रहती है। ठीक है? तो एक पारिवारिक अवधारणा है। ठीक है? तो जो सहकारिता है उसकी शुरुआत भी गाँवों से ही होती है और शुरू से ही इंसान मिल-जुल के काम करता था। ठीक है? गाँवों में। लेकिन बाद में आप देखोगे कि जब यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है? तो यहाँ पर तो देखिए शोषित वर्ग जो बना वो सिर्फ़ एक कारण से बना, वो क्या था, औद्योगीकरण था। हमारे देश में क्या हुआ, अलग-अलग विडंबनाएँ आई। और अगर सबको समेटते हुए अगर मैं बात करूँ तो भारत में जो शोषित वर्ग का जन्म हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, आपका उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद, इम्पेरियलिज़्म, कॉलोनियलिज़्म, उपनिवेशवाद, ठीक है? पहले कंपनी उपनिवेशवाद का शिकार हुए हम और उसके बाद फिर क्या है आपका, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शिकार हुए और फिर क्या हुआ, सोने पे सुहागा क्या हो गया, उपनिवेशवाद के बाद औद्योगीकरण। औद्योगीकरण जो यूरोप में हुआ और उसका प्रभाव सीधे तौर पर यहाँ पर पहुँचा। उपनिवेशवाद के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके जितने भी कानून आए, जितनी भी व्यवस्थाएँ उन्होंने यहाँ पर बनाई, चाहे रेलवे उन्होंने चलाया, चाहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट किया, सब कुछ वो क्या था, उनके अपने हितों की प्रतिपूर्ति के लिए था। जैसे उन्होंने रेलवे चलाए, ठीक है? सड़कें उन्होंने जोड़ी, तो बाद में उसका फ़ायदा हमको मिला निश्चित तौर पे, लेकिन शुरुआत में क्या था, उन्हीं उन्हीं सड़कों से, उन्हीं रेलगाड़ियों से सैनिकों का मूवमेंट करते थे गाँवों तक, ठीक है?
इसके अलावा गाँवों में जो रॉ मटेरियल्स होते थे, गाँव में जो निर्माण की जो सामग्रियाँ होती थी, जैसे सूत हो गया, कॉटन हो गया, जिसका उपयोग करके वहाँ के जो बुनकर हैं वो कपड़े बनाया करते थे, धागा बनाया करते थे। अब वो निकल-निकल के जाने लगा कहाँ पर? ब्रिटेन जाने लगा और वहाँ से फिर तैयार माल यहाँ पर बिकने लगा। ठीक है? इसके अलावा क्या है, उपनिवेशवाद के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपना गुलाम बना रखा था। और पहले क्या होते थे, जो राजा होते थे वो जो दस्तकार होते थे, उनको पैट्रोनेज देते थे, उनको संरक्षण देते थे। भाई जैसे कोई बहुत अच्छा पेंटर है, आप पढ़ते होंगे कि भाई फलाने राजा का ये राजकवि था, फलाने राजा के दरबार में ये बहुत अच्छा संगीतकार तानसेन था, ठीक है? तो बाद में जो लोग थे इनको संरक्षण मिलना बंद हो गया, क्योंकि जितने भी राजा थे उनको क्या है जो अंग्रेज़ी चीज़ है, अंग्रेज़ियत की लग चुकी थी और अपनी संप्रभुता को वो अंग्रेज़ों के हाथों में गिरवी रख के चले जाया करते थे विदेश और वहाँ लेविश लाइफ़ जीते थे और यहाँ पर यहाँ की जो जनता थी उसको वो अंग्रेज़ों के हाथ में ही उनके हाल पे छोड़ दिया करते थे। तो यहाँ के धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि जितने भी कुटीर उद्योग थे, वो सब क्या हो गए, बंद हो गए होते गए धीरे-धीरे, ठीक है? ज़मीनें छीनी जाने लगी, ज़मीनों को छीन कर उसकी जगह फैक्ट्रीज़ बना दिए जाते थे। ठीक है? और फैक्ट्रीज़ बनाने के बाद होता ये था कि जो किसान अभी तक आत्मनिर्भर जीवन जी रहा था, अब वो क्या है एक मज़दूर की अवस्था में आ गया, ठीक वही बात यहाँ पर भी हो गई। और फिर से हु क्या हुआ यहाँ पर शोषण का जो चक्र चला उससे हम सभी वाकिफ़ हैं और फिर 200 साल ज़बरदस्त शोषण का चक्र चला। यहाँ तो फिर भी इनके कुछ राइट्स थे, हमारे कोई भी संवैधानिक अधिकार, कोई भी मूल अधिकार हमारे पास नहीं थे। उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी हमने, उसके लिए हज़ारों, लाखों जानें कुर्बान हुई। तब जाके हमको जो भी चीज़ आज मिली है, वो चीज़ हमको मिली है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो बाद में इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की गई कि भाई लोगों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अच्छा। अच्छा रिमोट कहाँ गई? ठीक है। हुँ, क्या करना होता है इसको? वॉल्यूम बढ़ा के देखें? अच्छा, हाँ, हो गया। ठीक, ठीक। वॉल्यूम बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, है ना? तो मिशन अकम्प्लिश्ड। हाँ भाई। चलिए, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भई एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया ना, इनको आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी ज़रूरत थी। क्योंकि इंसान खैरात की ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं जी सकता, ठीक है? खैरात, खैरात होता है और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ठीक है? और इसलिए भी क्या हुआ सहकारवाद जो है उसका जन्म हुआ। अच्छा, अब आपके लिए जो काम की चीज़ है ना? एक भूमिका मैंने बना दी। अब य आप याद रखेंगे वैश्विक स्तर पर, ठीक है? वैश्विक स्तर पर जो सहकारवाद के जनक है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है? वो हैं आपके रॉबर्ट, ठीक है? ठीक है? रॉबर्ट इवन, इनका नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट इवन, ये कौन है? सहकारवाद के जनक हैं वैश्विक स्तर पर। सहकारवाद की अवधारणा यही लेके आए थे, ठीक है? रॉबर्ट इवन, ठीक? सहकारवाद की अवधारणा के जनक, ये पहला पॉइंट अब आपका आ गया, ठीक? सहकारवाद के जनक, रॉबर्ट इवन, फादर ऑफ कोऑपरेटिज्म, कोऑपरेटिविज़्म, ठीक है? सहकारवाद के जनक, इवन, इवन, ठीक है? चलिए, तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, राइट? थोड़ा बड़े में लिखो, रोहित, हाँ भाई, चलिए रॉबर्ट इवन, ठीक है? तो वैश्विक स्तर पर इनका नाम आता है ना? और अब अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में क्या है सहकारी व्यवस्थाओं की बहुत बड़ी श्रृंखला रही है। जैसे क्या है, सहकारिता की अगर हम परंपरा देखें, सहकारिता की परंपरा भारत में,
परंपरा भारत में, ठीक है? सहकारिता की परंपरा अगर हम भारत में देखें, तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है इसकी सहकारिता की, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया पाषाण काल से तो था ही, वो तो थी ही। लेकिन जब सभ्य समाज का जन्म हुआ, जब सभ्यता विकसित हुई, तब भी आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एक कोऑपरेटिव जीवन के संकेत मिलते हैं। एक पूरा-पूरा शहर उनका आबाद था, तो शहर ऐसे ही नहीं बना होगा। इतने साइंटिफिक एडवांसमेंट ऐसे ही नहीं हुए होंगे, वहाँ पर लोगों का सहयोग था। चाहे वैश्विक रूप से समुद्री व्यापार की बात हो, चाहे शिक्षा पद्धति की बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, आपको सिंधु घाटी वासियों के सारे जीवन में, पूरे जीवन के अनुक्रम में सहकारिता आपको दिखाई देती है। इसके बाद वैदिक पीरियड जो आया, उसमें भी आप देखते हैं कि भई सहकारिता के तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है? उसके बाद जितने भी राजवंश यहाँ पर आए, उसमें भी आपको सहकारिता नज़र आती है, ठीक है? अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो जैसे आप देखिए क्या छत्तीसगढ़ में आपको ले चलता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, सहकारिता की परंपरा है जैसे घोटुल, मैंने थोड़ी देर पहले समाजीकरण की बात की थी, घोटुल जानते हैं? यहाँ पर क्या होता है, युवा गृह है और यहाँ पर सबसे पहली जो सीख दी जाती है, वो सीख दी जाती है सहकारिता की। आपस में मिल-जुल के अपनी संस्कृति को बचाए रखने, सहेजने और सँवारने की ज़िम्मेदारी जो है, वो युवाओं को दी जाती है। युवा गृह जिनको बोला जाता है, ठीक है? युवा गृह, घोटुल, ठीक है? घोटुल हो गया, धूम कोरिया ऐसे करके बहुत सारे आप देखोगे यहाँ पर युवा गृहों का अस्तित्व है। छत्तीसगढ़ में आप पढ़ भी रहे होंगे, इसलिए थोड़ा-सा मैं आपको जोड़ रहा हूँ उससे। ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में क्या है, एक देवराई करके एक प्रचलित है। देवराई ये क्या होता है इसमें एक तरीके से मास पूजा पद्धति जिसको हम बोलते हैं, सामूहिक पूजा पद्धति की एक अवधारणा है। इसमें मिल-जुल कर वन देवी की पूजा की जाती है। ठीक है? हाँ, ट्राइब्स में। वैसे ही क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में सरना होता है। देव स्थल को बोलते हैं सरना। ठीक है? सरना पद्धति। तो ये सब क्या है कोऑपरेटिव जीवन की उदाहरण है। कोऑपरेटिविज़्म के आपको इसमें तत्व दिखाई देंगे। ठीक है? तो कुल मिला के ये बात हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, यहाँ तक का जो डिस्कशन हुआ है, हमने देखा है कि जैसे-जैसे हम आधुनिकता के पायदान पे आगे बढ़ते गए, वैसे-वैसे क्या हुआ समाज का आर्थिक रूप से बँटवारा हुआ और आर्थिक रूप से बँटवारे में हम देखते हैं कि एक वर्ग शोषित हुआ, जो आर्थिक तौर पर भी क्या था, शोषित था और सामाजिक तौर पर तो था ही शोषित और साथ में दूसरा क्या हुआ, एक शोषक वर्ग उभरा, ठीक है? जिन पर एक तरीके से जिनको ब्लेम किया गया कि उनकी वजह से इस टाइप का क्लास डिवीज़न सोसाइटी में हुआ है। फिर बात आई कि भई जितने भी शोषित वर्ग हैं उनको आप आत्मनिर्भर बनाएँ और उसके लिए सहकारिता का जन्म हुआ। ठीक है? अब आते हैं सीधे अपने एक्ट पे। ठीक है? एक्ट की बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है जो आपका सिलेबस है आप देखिए, हो जाएगा बेटा जल्दी हो जाएगा। ठीक है? सब हो जाएगा। हाँ, सिलेबस कहाँ है आपका? सिलेबस रखे हो? ये देखिए। हाँ, देखिए एक ही जन है ना? जो इस जंगल में मैप लेके चल रही है। ठीक है? दिस मेक्स द डिफरेंस। देखिए आप सब में सिर्फ़ एक है जिनके पास एक मतलब समझते हैं ना कि अंधेरी रास्ते से अपन गुज़र रहे हैं और किसी एक के हाथ में लालटेन है। हाँ, अरे ये भी रखी हैं। ठीक है? तो ये 2 हुए भई। देख लीजिए यही कॉम्पिटिशन है आपका। ऐसे ही डिफरेंस आता है। देखिए, डिफरेंस आपके इंटेलिजेंस से नहीं आता। योर एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। ठीक है? जंगल का जो राजा है, शेर इसलिए है क्योंकि उसके में एटीट्यूड है। स्ट्रेंथ में तो हाथी बहुत आगे है उससे। ठीक है? याद रखिएगा तो एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। तो देखिए पहला क्या है, सबसे पहला जो आपका भाग है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी। तो देखिए सबसे पहला है सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962। ठीक है? अब पहली बात तो ये बताइए आप अधिनियम का मतलब समझते हैं? हाँ, वो तो ठीक है, एक्ट होता है, ठीक है? राइट? क्या होता है भई अधिनियम कौन बताएगा? क्या क्या प्रक्रिया होती है अधिनियम बनने की? वाह! क्या बात है, क्या बात है। देखिए क्या होता है, किसी भी मुद्दे को लेके सबसे पहले क्या बनता है, ड्राफ्ट बनता है। भाई जैसे क्या आप लोग बोलोगे कि सर कल छुट्टी लेना है, आप इसको ऐसे समझे, है ना? तो पहले क्या होगा, मान लो ये लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है? तो पहले क्या होगा भाई कोई एक माँग उठाएगा ऐसा, ठीक है? कोई एक होता है ना जो
हाँ, पहल करता है। तो होता है ड्राफ्ट कि यार क्यों ना कल अपन मास बंक करते हैं, छुट्टी लिया जाए। ड्राफ्ट, है ना? ड्राफ्ट को फिर क्या होता है जब सभी लोग बोलते हैं, हाँ भाई सही बात है यार, मेरा भी मूड कर रहा है घूमने का, ठीक है? एन्जॉय करने का। तो फिर क्या हो जाता है वो एक तरीके से बिल के रूप में आ जाता है जिसको हम विधेयक बोलते हैं। इंग्लिश में बिल और हिंदी में विधेयक। इसको बोलते हैं हिंदी में मसौदा, मसौदा, ठीक है? फिर बाकायदा उसको हम क्या करते हैं, एक प्रस्ताव का रूप देते हैं, इसको बोला जाता है बिल या विधेयक, ठीक है? विधेयक। और इस विधेयक को फिर क्या होता है चर्चा में रखा जाता है, जैसे आप लोगों से चर्चा होगी कि भाई कहाँ चलना है, कैसे चलना है, क्या करना है, उसके अंतर्गत बहुत सारे क्लॉज़ेज़ होंगे, ठीक है? छुट्टी लेना है लेकिन क्या क्या करना है उसके अंतर्गत? कहाँ-कहाँ चलना है? नेचुरल का आइसक्रीम खाने चलना है कि सेंध लेक जाना है, ठीक है? और जंगल सफारी जाना है, कहाँ-कहाँ जाना है? कैसे जाना है? कौन पेट्रोल डलाएगा? कौन दूसरे की गाड़ी में लटक के जाएगा? ठीक है? तो इसके अंतर्गत आप बनाओगे नियम, ठीक है? तो देख रहे हो आप एक अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है? अब क्या होगा इसको चर्चा में रखा जाएगा, जैसे इधर पहले चर्चा होगा, ये लोकसभा है मान लो, यहाँ पर चर्चा होगी, 3 बार चर्चा होगी, 3 रीडिंग होता है, फिर दूसरे में जाएगा, यहाँ पर भी रीडिंग होगी 3, उसके बाद फिर क्या होगा फाइनली जिस चीज़ पे आप एकमत होगे, वो प्रपोज़ल लेके आप मान लो मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे पास आओगे, कि सर छुट्टी चाहिए था, ठीक है? और मैं अगर क्या करूँगा उसमें साइन कर दूँगा कि भाई चलो ठीक है, जाओ, दिया छुट्टी। तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो, आप एक्ट कर सकते हो उसपे। अब आप क्या कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो, यू कैन टेक एक्शन, ठीक है? तो ठीक यही प्रक्रिया होती है। अब समझ आया? तो पहले ड्राफ्ट और उसके बाद फिर बिल और उसके बाद फिर आपका दोनों चर्चा, चर्चा, ठीक है? और चर्चा के बाद फिर फाइनली हस्ताक्षर किसका? राष्ट्रपति या फिर आप बोलोगे राज्य प्रमुख का, ठीक है? जैसे केंद्र में राज्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति और वैसे ही राज्यों में कौन है? राज्यपाल। इनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल क्या होता है? एक्ट में कन्वर्ट होता है और अधिनियमों के तहत ही विभिन्न नियम आते हैं और विभिन्न नियमों के तहत क्या आते हैं? आपके विनियम आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स और ये क्या हुआ? रेगुलेशंस, ठीक है? रेगुलेशंस और इसको क्या बोलते हैं? आपका बिल, ठीक है? और ये हो गया आपका एक्ट, अधिनियम। समझ गए? तो देखिए बिल्कुल स्क्रैच से हम पढ़ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि 25 नंबर का है। सवाल ये है कि भाई इसमें ज्ञान कितना छुपा हुआ है और कितना ज्ञान आप यहाँ से लेके जाते हैं। तो जब वो ग्रेविटी आपके पास रहेगी, तो निश्चित मान के चलिए कि किसी भी डायमेंशन से आपसे पूछ ले क्वेश्चन, आप उसको काउंटर कर जाओगे। हो सकता है इसी को संविधान का क्वेश्चन बना के पूछ ले, हो सकता है ना? हो सकता है कि भाई बताइए श्रृंखलाबद्ध रूप से क्या सही है, नियम, अधिनियम, विनियम? आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? और कोऑपरेटिव का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है किसी स्टेट में। तो ये है, संपूर्ण जब आप तैयारी करते हो ना, हड़बड़ाते नहीं हो हड़बड़ी में। हड़बड़ी में तो क्या है मैं आपको पूरा नोट्स दे दूँ और करवा दूँ, हो जाएगा। पुस्तक में भी लिखी हुई बातों से जब हम अलग पढ़ते हैं तब तो कोचिंग का मतलब है, तब तो गाइड का मतलब है, ठीक है? इसलिए मैं हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? ये अप्रोच सही है ना भाई? चलिए ठीक। थोड़ा फास्ट सर, अरे यार! चलिए, है ना? आगे चलते हैं। अरे यार पहले गाड़ी जब चालू होती है फर्स्ट गियर में चलता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर हाईवे आता है तो फिफ्थ में भागता है ना। अभी से बोल रहे हैं एक्सीलेटर मार दो, तो पिला जाएगा आदमी, ठीक है? चलिए, ये ठाकुर साहब यार मेरा अच्छे आदमी है ये, हर्ष सिंह ठाकुर, ये बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं बेचारे, समझदार है। चलिए, सर कमेंट्स में ध्यान मत दो। रोहित, आप कोई मिल गया वाले तो नहीं हो ना? चलिए, हाँ भाई। चलो भाई, आगे चलते हैं, राइट? तो आगे हम चलते हैं और इसमें देखिए बात करते हैं, हमारे यहाँ भी क्या है सहकारिता को लेके, सहकारिता लक्ष्य है, सहकारिता लक्ष्य है, ठीक है? इसको लेके भाई एक अधिनियम बना है, ठीक है? सहकारिता को लेके एक अधिनियम बना है जिसको हम क्या बोलते हैं? सहकारिता अधिनियम 1960। हमेशा याद रखिएगा कोई भी अधिनियम जो होता है वर्ष के साथ होता है, ठीक है? हमेशा कोई भी अधिनियम बिना वर्ष के साथ नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा।
तो क्या है इसी में इसलिए लिखा हुआ है सहकारिता अधिनियम 1960 और नियम बना था 1962 में। अब इसमें वो बात अलग है कि संशोधन होते रहते हैं समय-समय पर, लेकिन मूल रूप से जो ये क्या कहलाएगा सहकारिता अधिनियम 1960 ही कहलाएगा। ठीक है? चलिए, तो जो सहकारिता अधिनियम अगर आप देखोगे इसमें तो ये 17वें नंबर का ये अधिनियम था, जो कि आया था 1961 में। देखिए, एक्ट का बनना, ठीक है? और उसके बाद उसका पारित होना और उसके बाद उसका लागू होना, ये अलग-अलग वर्षों में हो सकता है, ठीक है? तो 17वें नंबर का ये अधिनियम था और ये लेजिस्लेट कब हुआ? 1961 में, ठीक है? 1961 में इसके ऊपर कार्यवाही चालू हुई, ये हरकत में आया, ये एक्शन में आया, ठीक है? और इसमें आप देखोगे कि 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पे हस्ताक्षर किया था। 28 अप्रैल 1961 ये डेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 28 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ये देखिए, ये वाली चीज़ हुई थी, ठीक है? 28 अप्रैल 1961, ठीक है? और उसके बाद ये लागू कब हुआ संपूर्ण देश में, ठीक है? ठीक है? ये लागू होता है आपका 12 मई 1961 से, ठीक है? राष्ट्रपति महोदय बोलता हूँ, राज्यपाल ने, ठीक है? मध्य प्रदेश सॉरी, करेक्ट कर लेंगे इसको, राज्य स्तर पे बनाया गया है। सहकारिता जो है राज्य का विषय है, ठीक है? राज्यपाल, है ना? देखिए, सहकारिता किसके अंतर्गत आता है? राज्य के विषय विषय के अंतर्गत आता है ये। आपको पता होगा 3 सूचियाँ हैं हमारी, पता है कि नहीं? पूरे देश के जो मामलात हैं, उनको 3 विषयों में बाँटा गया है, 3 भागों में बाँटा गया है। जैसे आप ऐसा समझें, जैसे आपका घर का मैटर है, उसमें कुछ मैटर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मी-पापा डिसीज़न लेते हैं और कुछ ऐसा मैटर होता है जिसमें आप डिसीज़न लेते हो, ठीक है? कि भई कौन से कलर का शर्ट पहनना है, कौन से कलर की नेल पॉलिश लगाना है, पापा सलाह नहीं लेते, ठीक है? वो आपका पेरिफेरी है, तो आप समझ लो अपने आप को राज्य, है ना? और मम्मी-पापा को समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें क्या होता है, आप भी डिसीज़न ले सकते हो लेकिन अल्टीमेटली चलेगी किनकी? घर वालों की। आप समझ सकते हैं क्या है? हाँ, खासकर विवाह का जो मैटर होता है ना? वैसे तो कई परिवारों में केंद्र सूची का विषय होता है वो, है ना? और जो थोड़े से प्रगतिशील परिवार होते हैं, वहाँ पर ये समवर्ती सूची में होता है और अति प्रगतिशील में फिर क्या हो जाता है, राज्य सूची का विषय हो जाता है, ठीक है? या फिर उम्र ज़्यादा हो गई हो तो फिर राज्य सूची का विषय में डाल दिया जाता है उसको, बेटा कर तो ले तू। तू अगर किसी शेरनी से भी बोलेगा ना तो मैं तेरी शादी करा दूँगा, कर तो सही। तो ये भी होता है ना? तो ठीक वैसे ही क्या है पूरा जो हमारे मामलात हैं, है ना? उसको क्या है 3 भागों में बाँटा गया है, राज्य सूची के विषय, केंद्रीय सूची के विषय और तीसरा क्या है समवर्ती सूची के विषय, ठीक है? तो सहकारिता जो है आपका राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, तो इसको लागू किया गया 12 मई 1961 से, ठीक है? चलिए, अब देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, है ना? और इसमें क्या किया गया फिर, ये जो पूरा एक्ट बना हुआ था मध्य प्रदेश में संचालित था, इसको फिर क्या किया गया छत्तीसगढ़ में एक्कोमोडेट किया गया और उसके लिए बाकायदा बनाया गया विधियों का अनुकूलन, ठीक है? नियम, विधियों का अनुकूलन नियम, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लॉज़ रूल्स एक बनाया गया, स्पेशल नियम बनाया गया, ताकि क्या किया जा सके मत भई अभी तक तो क्या था सहकारी अधिनियम जो था मध्य प्रदेश का था, उसको अपने यहाँ लेके आना था छत्तीसगढ़ में, उसके नाम चेंज करना था, जहाँ-जहाँ मध्य प्रदेश लिखा था उसको छत्तीसगढ़ करना था। अपने राज्य की दशाओं के अनुरूप उसमें कुछ चेंजेस करने थे और आगे भी चेंजेस होने थे, ठीक है? जैसे आप देखोगे 2011 में हमारे यहाँ सहकारी निर्वाचन आयोग बना, अगेन ये इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, सहकारी निर्वाचन आयोग की स्थापना छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 में, सहकारी निर्वाचन आयोग की स्थापना छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 में,
सहकारी निर्वाचन आयोग, देखिए कोई भी जो सहकारी संस्था होती है वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। कोई भी सहकारी संस्था लोकतांत्रिक होती है ना। और वहां पर क्या होता है, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनका चयन लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है। तो अभी तक क्या होता था, 2011 के पहले तक एक परंपरागत रूप से इलेक्शन करवा लिया जाता था, लेकिन अब उसको क्या किया गया, एक संस्थागत रूप दिया गया और बाकायदा उसके लिए नियम बनाए गए। अब बाकायदा सहकारिता का चुनाव होता है, जैसे मंडी बोर्ड का इलेक्शन, ठीक है। और राज्यपाल के आदेश के अनुरूप सहकारिता निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। अब इसमें आपको क्या है, एक चीज ये याद रखना पड़ेगा कि भाई वर्तमान में जो सहकारी निर्वाचन आयोग है उसके चेयरमैन कौन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। ये आपको तलाश करना है ना। चलिए, हर चीज स्पून फीडिंग नहीं होगी, ठीक। तो है, नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली प्रशासनिक अधिकारी होगा भाई। जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वैसे सहकारी निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे, उनको देखिए वो कौन है, ठीक है। चलिए, तो विधियों का अनुकूलन नियम बनाया गया और इसके तहत क्या है आपका 13 जून सन 2001 से क्या किया गया है, इस नियम को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ की दशाओं के अनुरूप, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुरूप अब क्या है, ये जो सहकारिता अधिनियम है, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता अधिनियम 1960 बन गया, ठीक है। विधियों का क्वेश्चन आएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विधियों का अनुकूलन आदेश कब जारी हुआ था, तो वो जारी हुआ था 13 जून 2001 से, ठीक है। 13 जून 2001, ये समझ गए, विधियों का अनुकूलन आदेश, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लॉज, मतलब आपका कानून जो था उसको मैंने अब अपनाया है, लेकिन अपने हिसाब से मैंने उसको अनुकूल कर लिया है। तो किसी भी अधिनियम को आप याद रखने के बजाय समझो। ये क्या हो रहा है भाई, टाइटेनिक टाइप, इसमें पानी अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ गए, विधियों का अनुकूलन आदेश, तो अनुकूलन आदेश, ठीक है, नियम या आदेश जैसा भी हो, 13 जून 2001 से ये इंप्लीमेंटेड है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पूरी कहानी समझ आ गई। सबसे पहले क्या है भाई, देखिए एक सहकारिता अधिनियम बना 1960, सहकारिता अधिनियम 1960 बना, ठीक है। 17वां नियम था ये, 17वां अधिनियम था, 1961 में ये इनेक्टेड हुआ। 28 अप्रैल 1961 को क्या हुआ, राज्यपाल महोदय जो थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने साइन किया इसमें। और इसके बाद क्या हुआ, 12 मई 1961 को ये क्रियाशील हुआ, ठीक है। और छत्तीसगढ़ समेत पूरे मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद बहुत सारे जो अधिनियम थे जो मध्य प्रदेश में चल रहे थे उसको यहाँ लाया गया वन बाय वन। जैसे पंचायती राज अधिनियम है ना, नगरीय निकाय से संबंधित अधिनियम, तो उन्हीं अधिनियमों की श्रृंखला में क्या हुआ, इसको भी लाया गया और एक नियम पारित करके, एक आदेश पारित करके उसको अपनाया गया। तो वो तारीख था 13 जून 2001 है। 12 मई को क्रियाशील हुआ था बेटा ये, इस दिन साइन हुआ अप्रैल को, अब 2 दिन बचा था और कुछ तामझाम करते हुए 12 मई को इंप्लीमेंट कर दिए इसको, समझ गए। इस दिन बना, ठीक है, इस दिन शादी का कार्ड बटा और इस दिन शादी हुई, है ना। चलिए, समझ आ गई बात, ठीक है ना। हाँ जी, वे आप प्रैक्टिकली समझो सब चीजों को, ठीक। और इससे भी मोटिवेट हो गए, एक सुनहरा भविष्य आपको दिखाई देगा, अच्छी नौकरी मतलब। चलिए, लेट हो गया क्या, नहीं नहीं समझ गया मैं, ठीक है। तो अपन कितने बजे स्टार्ट किए थे क्लास, 8 बजे, हाँ ठीक है। 5 मिनट और पढ़ते हैं, फिर आपको भी लीव कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। ये इस दिन साइन हुआ था बेटा, राज्यपाल ने करेगा ना, वाह, मध्य प्रदेश शासन राज्यपाल, नाम नहीं पूछेगा कौन थे उस समय, इसलिए तो यहाँ पर काट के लिखा ना राज्यपाल। राज्यपाल स्टेट प्रमुख करता है, तो इस विधेयक पर साइन किया था राज्यपाल महोदय ने मध्य प्रदेश के, और उस दिन ये एक्ट अस्तित्व में आ गया, ठीक है, रिश्ता तय हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है, विवाह होना, तो तारीख क्या थी, 12 मई 1961, ऐसे याद रखो। पहले बात चली, विधेयक तय हुआ, फिर बैंड बाजा, हाँ बारात निकली, ठीक है, उसके बाद फिर आप ही निकल लिए, हाँ
चलिए 12 मई 1961 और उसके बाद क्या हुआ, इसको विधियों का अनुकूलन आदेश करके 13 जून 2001। ठीक है, समझ गए? मतलब गौना करा के वापस ले आए छत्तीसगढ़ में, ऐसा समझ लो। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रूल्स। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, देखिए सहकारिता को परिभाषित किया गया, एक डेट और आपको याद रखना है, वो है 13 फरवरी। 13 फरवरी, ठीक है। कौन सा डे आता है इस दिन? हाँ 13 फरवरी, ठीक है, 2001। हाँ, अच्छा है। हाँ, छत्तीसगढ़ में सहकारिता जो है, सहकारिता मतलब इस पूरे विधेयक का उद्देश्य क्या है उसको परिभाषित किया गया। क्लियर कट बताया कि भाई इस विधेयक को बनाने का, इस अधिनियम को बनाने का आखिर उद्देश्य है क्या। ठीक है भाई, अधिनियम है, उसका उद्देश्य भी तो होना चाहिए, विजन भी तो होना चाहिए। परिभाषित किया गया, इसमें लिख लीजिए, इसमें सहकारिता अधिनियम के उद्देश्य को, है ना, स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो क्या करना है इसमें, देखिए सहकारी संस्थाओं का विकास करना है। सबसे पहली बात लिखिए उद्देश्य में क्या है। पहला, सहकारी संस्थाओं का विकास करना। अरे चलो मैं भी एंड कर देता हूँ फिर, है ना, फिर बच्चों का छूट जाएगा नहीं तो। चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक लगी क्लास? यही अप्रोच रखें, चीजों को समझते हुए ज्ञानवादी बन के चले, सफलता पीछे आएगी। पक्का कि सफलता के पीछे भागना है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, ज्ञान के पीछे भागो, सफलता बस। ठीक है।